हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। और हमने कल सेक्शन शुरू कर दी थी, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी। इसका मैं आपको सब क्लॉज फर्स्ट करा रहा था और इसमें आपने पढ़ा कि अगर कोई भी ऑडिटर स्वयं या उसका साझेदार किसी भी अंकेक्षक ने स्वयं ने या उसके साझेदार ने या उनके रिश्तेदार ने किसी भी अंकेक्षक ने खुद ने या उसके पार्टनर ने या उनके रिश्तेदार ने क्या गड़बड़ कर दी, किसी कंपनी में क्या करते हैं, अंश धारण करते हैं। यदि किसी भी कंपनी में अंश धारण करते हैं तो ये कंपनी के क्या बन जाते हैं, सदस्य। तो कंपनी का सदस्य बनने का तरीका क्या है, कंपनी का शेयर खरीद लो, आप कंपनी के क्या बन जाओगे, सदस्य बन जाओगे। तो अगर आपने किसी कंपनी का एक भी शेयर ले लिया तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ में आ गया था। तो कौन नहीं ले सकता शेयर बताओ, ना तो ऑडिटर खुद, और ना ही कौन लेगा, और ना ही कौन लेंगे। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर एक कंपनी है, कौन सी, ABC लिमिटेड, ये अपना ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रही है किसको, JK कंपनी को, जिसमें 3 पार्टनर हैं, JKG। तीनों क्या हैं बताओ, CA हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इस J ने इस कंपनी का केवल एक शेयर ले रखा है, कितने रुपए वाला, 10 रुपए का। तो बताओ ये कंपनी इस फर्म को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है कि नहीं कर सकती। कारण क्योंकि उस कंपनी का क्या बन गया, सदस्य, तो स्वतंत्रता नहीं रही, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। चाहे J ने लिया हो, चाहे K ने, और चाहे G ने, तो आप क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। अब कहानी को थोड़ा चेंज करता हूँ। मान लो इस कंपनी में शेयर N नाम की एक लेडीज ने ले रखे हैं। कितना शेयर ले रखा है, एक शेयर, ठीक है। और ये इस J की क्या है, वाइफ है, ये J की पत्नी है। मतलब JKG में से किसी ने शेयर नहीं ले रखे, शेयर किसने ले रखे हैं, रिश्तेदार ने। तो भी आप क्या हो, देखो अयोग्य हो, तो भी आप क्या हो, अयोग्य हो। तो ना तो आप ले सकते हो, ना आपका साझेदार, और ना ही आपके रिश्तेदार। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। सब जब ये प्रोविजन बने तो कंपनी एक्ट में कहा गया कि ठीक है ऑडिटर शेयर ले रहा है, समझ में आता है, उसको अयोग्य कर दो, उसका पार्टनर भी नहीं लेगा। पर रिश्तेदार को अगर आप मना कर रहे हो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रिश्तेदार शेयर ले रहे हैं, मैं क्या करूं बताओ उसमें। आपका रिश्तेदार को किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा है और आप अयोग्य हो जाओ। सोचो अगर कोई RPSC का कानून आ जाए कि भाई अगर आपके रिश्तेदार CET पास नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। अरे भाई तुमने ये नियम बना दिया कि तुम CET पास होंगे तो एग्जाम दोगे, तो तुम सबने चुपचाप सहन कर लिया, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर तो कुछ भी कर दो। पर बोले नहीं भाई, जिसके पिताजी CET पास आउट है ना, वो ही बच्चा एग्जाम दे सकता है। बोले यार ये कौन से नियम हो गए। तो सरकार ने पहले तो हमें रिश्तेदार की क्या समझाई, परिभाषा। रिश्तेदार की परिभाषा की सेक्शन, कल मैं थोड़ा गलत बोल गया आपके सामने, सेक्शन 2 की सबसेक्शन क्या आएगी, 77। मैंने शायद 288 बोल दिया था। 277 में परिभाषा दी गई है। परिभाषा में ये बताया गया है कि अगर आप HUF हैं, हिंदू अविभाजित परिवार हैं, तो परिवार के सभी सदस्य क्या होंगे, रिश्तेदार होंगे। परिवार के सारे सदस्य क्या हैं, रिश्तेदार हैं। और इनमें से किसी ने भी शेयर ले लिया तो आप क्या हो जाओगे, अयोग्य हो जाओगे। लेकिन मान लीजिए कोई जरूरी थोड़ी सबका HUF हो। भाई HUF का निर्माण कैसे होता है ये बताओ। नहीं, जो आप देसी भाषा में समझ रहे हो ना, कि संयुक्त परिवार है साहब, हमारा चाचा ताऊ सब साथ में रहते हैं,
साथ में रहना अलग बात है, और कानून की लैंग्वेज में एचयूएफ का होना अलग बात है। नहीं समझे क्या? मैं आपको समझाता हूं। मेरे दादा की खरीदी हुई एक संपत्ति, अब मेरे दादाजी तो गए और संपत्ति यहीं छोड़ गए, क्योंकि जब सिकंदरी खालिया चला गया तो मेरे दादा क्या चीज थी, छोड़ गए, और पीछे छोड़ गए 4 बच्चे। समझ रहे हो? अब उन बच्चों के भी हो गए बच्चे, यानी कि हम। तो बताओ उस दादा की संपत्ति में मेरा हिस्सा है या नहीं है? जब मेरे बाप का है तो मेरा भी है। पापा जी ये कहें कि तू कौन है, तो मैंने कहा आप कौन हो ये बताओ, आप इस संपत्ति में हकदार कैसे हुए? बोलिए तो मेरे पापा की है, तो मैंने कहा मेरे दादा की है, रिश्ता तो है ही। तो आप साथ में रहते हो उससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लीकेबल होता है, भारतीय उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। तो उसमें बताया गया, बताओ परिवार का निर्माण कैसे होता है? परिवार का निर्माण कैसे होता है? आप बताओ किसी भी परिवार का निर्माण कैसे होगा? जैसे आपका परिवार कब बनेगा बताओ? शादी से परिवार बिगड़ते हैं बेटा। अभी तो मैं एक्सपीरियंस है नहीं, कैसी बात कर रहा है? शादी से परिवार बनते हैं क्या? कहीं ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं आजकल, गैंग बन गई लुटेरी दुल्हन। शादी हो गई, लूट के और ले गई, तो देखेगी परिवार बन गया, जो था वो और साफ हो गया। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदू लॉ के तहत अपने देश में 2 विचारधाराएं हैं, एक है मिताक्षरा और एक है दाया भाग विचारधारा। ये हिंदू कानून में बताई गई है, जो इस देश में प्रचलित है। इस देश में 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं। कौन कौन सी? मिताक्षरा और दाया भाग। मिताक्षरा संपूर्ण भारत में लागू होती है, खाली किसको छोड़कर? असम और बंगाल को छोड़कर। और दाया भाग कहाँ पे लागू होती है? असम और बंगाल में। दोनों विचारधाराओं में परिवार में सदस्य बनने का तरीका अलग है। मिताक्षरा विचारधारा ये कहती है कि जो ही आपने परिवार में जन्म लिया तो आप पूर्वजों की संपत्ति के क्या हो गए? हकदार हो गए, जो पूरे इंडिया में प्रचलित है। दाया भाग विचारधारा क्या कहती है कि परिवार में जन्म लेने से तुमको सदस्य नहीं माना जाएगा। कब माना जाएगा? जब पिंडदान करके आओ। पिंडदान जानते हो? हाँ, पिंडदान कब करते हैं अपन? 11वें पे, कि पिताजी एक्सपायर हो गए और उनका पिंडदान करके आए, तो आप उस परिवार के क्या बनोगे? सदस्य बनोगे। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि परिवार में केवल किसको सदस्य माना जाएगा? संपत्ति में हिस्सेदार किसको माना जाएगा? पुरुष सदस्य को। लेकिन जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें 2005 में क्या आया? संशोधन। इन्होंने कहा साहब ये जो जेंडर का डिफरेंस है ये खत्म करो। आज की डेट में परिवार में संपत्ति में हिस्सेदार कौन है? महिला भी है और पुरुष भी है। और अगर किसी बच्ची की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई तो भी है, तो भी है साहब। मेरे पापा का जो मकान है, मैंने उसके ऊपर LIC हाउसिंग फाइनेंस से लोन लिया तो साहब प्रॉपर्टी किसके नाम थी? पापा के नाम। तो उन्होंने कहा साहब आप कैसे लोन ले रहे हो? मैंने कहा चुकाऊंगा भी मैं ही। बोला नहीं वो चुकाओगे आप, वो समझ में आ रहा है, पर आपके पापा के नाम की प्रॉपर्टी में आप कैसे हकदार हो गए? मैंने कहा मैं उनका बेटा हूँ। बोले कितने बच्चे हैं उनके? मैंने कहा 4 बच्चे हैं, मेरी 3 बहनें हैं, मैं अकेला हूँ। बोला वो बहनें का है? मैंने कहा अपने ससुराल है। तो बोला उनसे हक त्यागनामा लिखवा के दो, नहीं तो हम आपको लोन ही नहीं देंगे। मैंने कहा सर उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने घर गई। बोले तुम भी तो किसी को कर लिया है, शादी उनकी हुई है तो शादी तुम्हारी भी हुई है। तो शादी के बाद भी आज की डेट में परिवार में क्या है? हिस्सा है। तो आपको HUF बनाना पड़ता है, इसका अलग से पैन कार्ड बनता है। जैसे आपका खुद का पैन कार्ड होता है ना, वैसे HUF का पैन कार्ड होता है। तो अगर आपने HUF बना रखा तो सारे सदस्य क्या माने जाएंगे? उसके रिश्तेदार। और अगर आपने HUF नहीं बना रखा, इसका मतलब नहीं कि आप अकेले हो, परिवार तो फिर भी है, आप क्या हो? एकल हो। तो उस स्थिति में रिश्तेदार कौन कौन है? जीवन साथी प्लस 8 रिश्ते। जीवन साथी और 8 रिश्ते। 8 रिश्ते कौन कौन से होते हैं वो मैंने समझा ही दिया था आपको। और एक बात और बताई थी कि इसमें गोद लिए हुए लोग भी क्या हैं? शामिल है। लेकिन कौन शामिल नहीं है? गोद ली हुई पुत्री इसमें शामिल नहीं है।
नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, आप जो सामान्य भाषा में समझते हो वो कानून की भाषा में नहीं होता। सामान्य भाषा में तो अपन बोलते रहते हैं आटा पिसा लाओ, अब आटे का क्या पिसाएंगे? समझो, आप राशन कार्ड बना रहे हो, परिवार में रह रहे हो, माँ बाप के साथ रहते हो, फिर भी वो परिवार नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात। आप क्या है, परिवार किसको मान रहे हो कि चाचा ताऊ सब साथ रहते हैं तब तो वो हो गया HUF, समझ रहे हो? और हम मियाँ बीबी हैं तो वो HUF नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मैं आपको मेरे परिवार की स्टोरी बताता हूँ। मेरे परिवार में हम 6 लोग हैं एट प्रेजेंट। मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मैं हूँ, एक मेरी बीवी है, एक मेरा लड़का है, एक मेरी लड़की है। टोटल मिला के कितने मेंबर हुए हम? 6। कितने परिवार हैं? कितने परिवार हैं? 2 परिवार हैं, एक मेरे पापा का और एक मेरा। किस किस का परिवार हुआ? एक मेरे पापा का और एक किसका हुआ? मेरा हुआ। बताओ मेरे पापा के परिवार में कौन कौन शामिल है? मैं, मेरी वाइफ है क्या, और मेरे मम्मी पापा और मेरे बच्चे वो भी हैं। तो मेरे पापा के परिवार में 6 के 6 लोग शामिल हैं। मेरे परिवार में कौन शामिल है बताना बेटा? 6 के 6 बिल्कुल। तो आदमी तो वही 6 हैं, पर HUF कितने हैं यहाँ पे? 2। तो वो क्रिएट करने के ऊपर डिपेंड है, समझो। मैं तो खुद इनकम टैक्स की रिटर्न लगाता हूँ हमारे HUF की, और उसमें हम इनकम क्या दिखाते हैं कि साहब पूर्वजों की संपत्ति से किराए की क्या आ रही है? आय आ रही है। तो ये परिवार होता है। तो HUF मैं आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल में बताऊंगा, HUF आपका टॉपिक भी है। तो यहाँ समझो, अगर आपका परिवार है तो परिवार के सारे सदस्य क्या माने जाएंगे? रिश्तेदार। और अगर एकल व्यक्ति है तो जीवन साथी और 8 रिश्ते रिश्तेदार की परिभाषा में आएंगे। और गोद ली हुई पुत्री किस में नहीं आएगी बताओ? रिश्तेदार की परिभाषा में नहीं आएगी। गोद ली हुई पुत्री को किस में शामिल नहीं करते अपन? रिश्तेदार की परिभाषा में शामिल नहीं करते। यहाँ तक समझ गए थे? फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो रिश्तेदार हैं ये 1 लाख अंकित मूल्य तक के 1 लाख अंकित मूल्य तक के अंश क्या कर सकते हैं? धारण कर सकते हैं। रिश्तेदार कितने तक के अंश धारण कर सकते हैं? एक बार फिर बता देता हूं, ध्यान रखना। अंकित मूल्य ध्यान रखना, बाजार मूल्य नहीं। बाजार मूल्य अलग होता है और अंकित मूल्य अलग होता है। बताओ है कि नहीं है? अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने गांव गया था, मेरे चाचा जी ने कोई प्रोग्राम किया था, वहाँ गांव गए तो चाचा जी का मकान देख के मेरी वाइफ ने कहा कि मकान ऐसा होना चाहिए। और वहाँ 400 गज का मकान उनका, और इतना बड़ा हॉल, तो उनका हॉल है, 2-3 कमरे बना रखे हैं। बोला मकान ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा वो गाँव है, जयपुर है। उनके 400 गज के मकान से ज़्यादा वैल्यू मेरी 50 गज के मकान की है। तो वैल्यू किसकी है? ज़मीन की वैल्यू थोड़ी है, इंसानों की वैल्यू है। वहाँ गांव में अपॉर्चुनिटी कम है, यहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो यहाँ की रेटें ज़्यादा है। तो बाजार मूल्य का कोई मोल भाव नहीं होता। हमें बाजार मूल्य देखना ही नहीं है, हमें क्या देखना है बताओ? अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य क्या होता है? जो शेयर के ऊपर अंकित होता है, फेस के ऊपर क्या होता है? अंकित होता है। कि शेयर के ऊपर लिखा हुआ रहता है भाई 10 रुपये का है। अब बाजार में वो कितने में बिक रहा है उससे अपने को क्या मतलब है? भाई चीज़ है 10 रुपये की, पर बाजार में कितने की बिकती है? ज़्यादा की। आप बताओ, तानसेन खाते हो क्या? तानसेन ही नहीं खाता, तान कैसे आएगी? बच्चों तानसेन कितने का आता है अगर किसी को एक्सपीरियंस हो तो? 5 रुपये का, 10 रुपये का। लॉकडाउन में 50-50 रुपये का बिका था। वही तानसेन था, वही तानसेन था। तो वो तो बाजार मूल्य है ना। MRP तो फिर भी 10 रुपये थी या 5 रुपये थी। तो वो MRP है ना, वो अंकित मूल्य है। तो हमें खाली क्या देखना है इसमें? अंकित मूल्य देखना है। रिश्तेदार कितने तक के शेयर ले सकते हैं? 1 लाख तक के शेयर ले सकते हैं। और खुद CA कितना ले सकता है बताओ? 0। 1 रुपये का भी शेयर नहीं ले सकता। और उसका साझेदार वो भी नहीं ले सकता। पर रिश्तेदार को इन्होंने अलाउ कर दिया कि आप कितने तक के शेयर ले लो? 1 लाख अंकित मूल्य तक के शेयर ले लो। और रिश्तेदार की परिभाषा समझा दी। यहाँ तक समझ में आ गया सबके? क्लियर है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यही वापस। अब बताओ, मैं इस कंपनी की ऑडिट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? ये कंपनी है, इसमें मेरी वाइफ ने एक शेयर ले रखा है 10 रुपये का। बताओ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। और अगर ये मैंने ले रखा होता तो? समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है?
अब साहब क्या होता है, सपोज करो मेरी वाइफ ने इसमें कितने के शेयर ले रखे होते, 1,05,000 के। अब बताओ ऑडिट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? सब 1,00,000 को क्रॉस कर गए तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। अब वो फिर वही क्या बोल रहे हो? हाँ, ओवरऑल ऐसे नहीं कि एक एक रिश्तेदार का 1-1 लाख रुपए है, ऐसा नहीं है। सारे रिश्तेदार को मिला लो, लिमिट कितनी है आपकी? 1 लाख रुपए है दोनों के, चाहे मेरे हो चाहे मेरे साझेदार के हो, फर्म तो एक ही है ना। यहां तक समझ में आ गया? सारे रिश्तेदारों को मिलाकर 1 लाख रुपए क्रॉस नहीं होने चाहिए। हाँ, तीनों के रिश्तेदार। यहां तक क्लियर है क्या सबके? आगे बढ़ूं? अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, 1 लाख रुपए तक आप कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, और 1,01,000 रुपया हो गया तो ये कैसा कानून है यार? वो दिक्कत होती तो सब में ही होती, नहीं तो नहीं होनी चाहिए थी। तो आंखों में आंसू आए। कहाँ गए हम? सरकार के पास, कि सरकार ये क्या नियम बना दिया आपने? सरकार ने कहा अरे तू फिर आ गया रोते रोते। मैं कहा साहब वो मेरी वाइफ ने, बोले वाइफ तेरी रिश्तेदार है, साहब मान लिया, आगे बात तो सुनो। बोले हाँ बोल, क्या बोलना चाह रहा है? बस साहब वो मेरी वाइफ ने 1,05,000 रुपये के शेयर ले लिए साहब, मेरे को ऑडिट कर लेने दो साहब। बोले नहीं, ये लिमिट नहीं बढ़ाएंगे हम। लिमिट कितनी रहेगी? मैं कहा साहब मैं लिमिट थोड़ी बढ़वा रहा हूँ, मेरी पूरी बात तो सुनो आप। बोले बोल, क्या बोलना चाहता है? मैं कहा साहब मुझे ऑडिट ले लेने दो, मुझे ऑडिट ले लेने दो, मैं ऑडिट शुरू कर लेता हूँ। गलती क्या हुई है कि 5,000 के शेयर थोड़े ज़्यादा हैं, तो ये बिकवा देता हूँ और 1 लाख के अंदर अंदर ले आता हूँ। तो ये शेयर मैं मेरी वाइफ को बोल के बिकवा दूंगा साहब। लेकिन साहब वाइफ को समझाने में थोड़ा समय चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ सरकार, अगर आपकी बीवी होती तो आपको समय लगता कि नहीं लगता? सरकार की आंखें भरी आई, अरे पगले रुलाएगा क्या, जा जिले तेरी जिंदगी। यदि रिश्तेदार 1 लाख से अधिक के अंश धारण करते हैं तो भी आप ऑडिट ले सकते हो, तो भी ऑडिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो गलती हुई है, इस गलती को ठीक करने का हम आपको कितना दिन का टाइम दे रहे हैं? 60 दिन के अंदर अंदर आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, सुधारात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई? तो हमें कितने दिन की मोहलत दी गई है? 60 दिन की। आप कहें सर एक काम करें, ऑडिट ले लेते हैं, 20 दिन में ऑडिट ही कर करा के फ्री। ऐसा नहीं है, 60 दिन क्या है मैक्सिमम। पहले ये गलती सुधारोगे तब आप ऑडिट करने के लिए क्या हो? योग्य हो, नहीं तो आप योग्य ही नहीं हो। बोलो यहां तक समझ में आ गई क्या? तो रिश्तेदार शेयर होल्ड कर सकते हैं कहां तक? 1 लाख तक। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, अगर 1 लाख से अधिक कर लिए तो कोई बात नहीं, ऑडिट ले लो 60 दिन तक। ऑडिटर कितने शेयर ले सकता है? 1 रुपये के नहीं ले सकता। यहां तक की पूरी कहानी समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ूं, नेक्स्ट स्टेप पे चलें। अब आगे की कहानी सुनो साहब। आपने कहा चलो ठीक है, रिश्तेदार सारा समझ में आ गया। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो आपने कहा कि आप शेयर नहीं ले सकते, तो ये कब देखूं मैं? ये चीज कब देखें? मान लीजिए आप मेरे पास में आए कि सर हमारी कंपनी की क्या करो, ऑडिट कर दो, और आपकी कंपनी में मैंने क्या ले रखे थे? मैंने तो पहले से ले रखे थे। तो बताओ मैं ऑडिट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। और अगर आपकी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले वो शेयर बेच दूं तो बताओ, तो कर सकता हूं। तो मुझे देखना कब है? मुझे बताओ ये कब देखना है कि मेरे पास शेयर हैं या नहीं है? ऑडिट की नियुक्ति के समय, कि साहब जब आपको नियुक्त कर रहे हैं उस टाइम आपके पास में क्या नहीं होने चाहिए? शेयर नहीं होने चाहिए। अब एक और कहानी सुनो। मैंने एक कंपनी की ऑडिट एक्सेप्ट करी, मेरे पास, मेरे साझेदार के पास या मेरे रिश्तेदार के पास, किसी के पास भी एक भी शेयर नहीं था, एक भी शेयर नहीं था। लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि अरे कंपनी तो बड़ी दमदार है, इसके शेयर खरीद लेने चाहिए, और ये कंपनी क्या करेगी? बहुत ग्रोथ करेगी, तो इसके शेयर मुझे जरूर ले लेने चाहिए। समझ में आ रही बात आपके? अभी ऑडिट हुई नहीं है, ऑडिट ली है मैंने, अब लेते ही थोड़ी ऑडिट कर दूंगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना काम करने में, महीना 2 महीना जो भी लगेगा।
ऑडिट लेने के बाद मैंने उस कंपनी के क्या खरीद लिए, शेयर खरीद लिए। अब बताओ क्या होगा। तो यहां पर ध्यान से समझना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आपकी धारा 141 की उपधारा क्या लग जाएगी, 4। ये कहती है साहब ऑडिटर की जितनी भी अयोग्यता आप मेरे से पढ़ेंगे वो आपको कब देखनी है, नियुक्ति की तिथि से लेकर ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक आप हमेशा क्या होने चाहिए, योग्य होने चाहिए। एक भी दिन आप में क्या नहीं आनी चाहिए, अयोग्यता। और अगर अयोग्यता आ गई तो आपका पद स्वतः ही क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो यदि अंकेक्षक नियुक्ति के पश्चात, मुझे बताओ इस लाइन का मतलब समझ गए। यदि अंकेक्षक नियुक्ति के पश्चात, मतलब नियुक्ति के टाइम तो वो क्या था, बताओ नियुक्ति के टाइम क्या था, वो बिल्कुल योग्य था, कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन नियुक्ति के पश्चात धारा 141 की उपधारा 3 में बताई गई किसी भी अयोग्यता से ग्रसित हो जाता है, किसी भी अयोग्यता से ग्रसित हो जाता है आफ्टर अपॉइंटमेंट। इसमें ध्यान रखना, अपॉइंटमेंट के बाद, मतलब नियुक्ति के टाइम आप बिल्कुल ओके थे, इसलिए आपको क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया, क्योंकि आप उस टाइम क्या थे, योग्य थे। बताओ ऐसा होता नहीं होता। मैं आपको मेरे परिवार की स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक मौसा जी थे, अभी तो एक्सपायर हो गए। मेरी मौसी जी की शादी करी साहब, तो लड़का ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया बिजनेस था, बढ़िया काम था। शादी हो गई। शादी होने के 3-4 महीने बाद ही उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो मेंटली क्या हो गई, डिसऑर्डर हो गई। तो मेरे नाना जी को बहुत बड़ा धक्का सा लगा कि मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। और जब शादी करी थी तब वो बिल्कुल क्या थे, बताओ, योग्य थे। तो मेरे नाना जी ने मेरी मौसी जी को अपने घर बुला लिया, बोला बेटा अभी तो कोई बात नहीं, अब ये आदमी तो ठीक होगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मेंटली डिक्लेयर कर दिया था। और वो फिर पूरी ज़िंदगी वैसे ही रहे, वो ठीक हुए नहीं। कई बार क्या होता है कि ब्रेन की कोई नस ऊपर नीचे हो जाती है ना, फिर ठीक नहीं होती। ब्रेन और हार्ट की प्रॉब्लम लग गई तो वो ठीक ही नहीं होती, साइंस ही फेल इनके सामने। तो मेरे नाना जी ने मौसी जी को कहा कि बेटा तू टेंशन मत कर, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा, तू छोड़ दे, क्योंकि तो 2-3 महीने ही हुए थे शादी हुए भी। तो मेरी मौसी जी थोड़ी सी पुराने ख्यालात की थी, बोले मेरे भाग्य में जो लिखा है वो सही है, बोले मैं तो अब इनके साथ शादी कर लिया, इस जन्म में तो मैं दूसरी शादी नहीं करूं। तो पूरी जिंदगी उनके साथ ही रही मौसी जी। लेकिन आजकल ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता, आजकल धारा 141 की धारा 4 लगती है कि भैया तुम भले ही जूनियर अकाउंटेंट बन गई, ये देख के तुम्हारे घर वालों ने क्या कर दी, शादी कर दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो लड़की आई है वो आपकी जूनियर अकाउंटेंट की जॉब की वजह से हमेशा रहेगी। आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, बाद में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, भाई थोड़ा लोगे तो फिर 1-2 तो आएंगे ही लपेटे में, और अंदर और चले गए, फिर नौकरी से तो हटा दिया गया। ये लो साहब, जिसको बेस मान के आपकी शादी हुई थी वो बेस तो रहा ही नहीं। तो मालूम है क्या होगा, दूसरी चोट सुनो, वो बीबी भी छोड़ के चल जाएगी, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट और भी बन रहे हैं। आजकल ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो यही सेम ऑडिट में लगा दो कि आपको हमेशा योग्य रहना है, जब तक रिपोर्ट पे क्या नहीं कर दो, साइन नहीं कर दो, नियुक्ति से लेकर कहां तक, रिपोर्ट तक। अगर नियुक्ति के बाद भी आप अयोग्य हो गए तो आपका पद मतलब जो ऑडिटर का पोस्ट आपको मिली है, ये स्वतः ही क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही खाली मान लिया जाएगा। अब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि अंकेक्षक नियुक्ति के पश्चात अयोग्य हो जाता है तो उसका इलाज क्या होगा। ऑप्शन ए, केंद्र सरकार के द्वारा उसे हटा दिया जाएगा। ऑप्शन बी, कंपनी के द्वारा उसे हटा दिया जाएगा। ऑप्शन सी, आईसीआई के द्वारा हटा दिया जाएगा। और ऑप्शन डी, पद स्वतः ही रिक्त मान लिया जाएगा। बताओ क्या आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं बस कि पद ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, पद स्वतः ही क्या हो जाएगा, बताओ,
रिक्त हो जाएगा। आपको हटाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप हटे हुए मान लिए जाओगे। अब देखो अचानक से पोस्ट क्या हो गई, खाली हो गई। ये प्री प्लान थोड़ी होता है, तो अचानक से पोस्ट खाली हो गई, तो इसको अपन क्या कहते हैं, आकस्मिक रिक्ति, कैजुअल वैकेंसी। आकस्मिक रिक्ति क्या हो गई यहां पर उत्पन्न, कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई आपकी इस टाइप की हरकत से। इससे बच्चों ध्यान रखना, अगर कोई भी सीए ऑडिट एक्सेप्ट करता है, उसके पास शेयर नहीं है, तो तब तक शेयर नहीं लेने जब तक रिपोर्ट में क्या नहीं कर देते हो। और अगर आपने पहले से ले रखे हैं तो पहले उनको बेचो, फिर क्या करो, ऑडिट एक्सेप्ट करो, फिर ऑडिट रिपोर्ट दे दो, फिर वापस ले लो। उस पीरियड में आपके पास शेयर नहीं होने चाहिए जिस पीरियड में आप क्या हो, ऑडिट कर रहे हो। बोलो यहां तक समझ में आ गया? तो धारा 141 की उपधारा 4 कंप्लीट मानू, क्लियर है ये भी? वापस आते हैं बैक। धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य डी क्या कह रहा है कि यदि ऑडिटर खुद या उसका साझेदार या उनके रिश्तेदार कंपनी में क्या करते हैं, अंश धारण करते हैं, तो वो ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन रिश्तेदार 1 लाख अंकित मूल्य तक के अंश धारण कर सकते हैं, और अगर इससे ज्यादा के भी धारण करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप ऑडिट ले लो, 60 दिन के अंदर इस गलती को क्या करा दो, ठीक करा दो। यहां तक बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ हाँ, लेकिन बाद में ले लिए तो आप अयोग्य हो गए। नहीं करवाओ, 60 दिन का टाइम मिलेगा रिश्तेदार के केस में, बाद में भी मिलेगा, बाद में भी मिलेगा। रिश्तेदार के केस में आपको 60 दिन मिलेंगे हमेशा। हाँ, 1 लाख से कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 लाख तक तो सरकार अलाउ कर ही रही है आपको, बाद में भी ले लो, अयोग्य तो हो ही नहीं ना। 1 लाख तक ठीक है तो लिमिट ही है, अयोग्य आप हो ही नहीं। बोले यहां तक सबके समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? अब एक क्वेश्चन का आंसर और देना मुझे, फिर मैं इसको और थोड़ा डेप्थ में ले जाता हूं। साहब एक कंपनी है, कौन सी, ABC लिमिटेड, ये अपना ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रही है, किसको, JK एंड कंपनी को। समझ में आ रही बात? इसमें वही 3 पार्टनर हैं, JKG, इसकी एक सहायक कंपनी और है। अब आप कहेंगे सर ये क्या होती है, सब्सिडरी, इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। क्या होती है जी सहायक कंपनी, बताओ, सहायक कंपनी क्या होती है बताओ? आप क्या बनने वाले हो? नहीं वो छोड़ो, अपन तो कंपनी एक्ट के तहत बात करेंगे। आप ये बताओ आप क्या बनने वाले हो? नहीं, जूनियर अकाउंटेंट। अकाउंटेंट नहीं, एक पोस्ट आगे क्यों बढ़ रहे हो? क्योंकि अभी तो जूनियर अकाउंटेंट बनोगे, फिर AA बनोगे, फिर AO बनोगे, तो आप जूनियर अकाउंटेंट बनने वाले हो। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर कोई ना कोई क्या होगा, सीनियर होगा, तभी तो आपका नाम जूनियर है। आपके ऊपर कोई ना कोई सीनियर होगा, तो उस सीनियर के आप क्या हो गए, सहायक हो गए, कि वो आपको कंट्रोल करता है। ऐसे ही कई कंपनियां क्या होती हैं, किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेती हैं और उसको कंट्रोल करती हैं, कि एक मेन कंपनी हो गई और बाकी उसके क्या हो गए, बच्चे हो गए, वो उन सबको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं, सहायक कंपनी कहते हैं। सहायक कंपनी तब मानी जाती है जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा क्या कर ले, शेयर खरीद ले। तो जो शेयर खरीद रही है ना, वो तो हो गई नियंत्रक कंपनी, क्योंकि वो उसको क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। सर कैसे कर सकती है कंट्रोल? आप बताओ कंपनी में कामकाज कैसे होता है, कोई भी कंपनी में कामकाज कैसे होगा? हाँ, भाई कंपनी तो करती व्यक्ति है, तो काम एक आदमी नहीं कर सकता। वहां कोई भी काम करने के लिए क्या बैठेगी, मीटिंग, और मीटिंग में क्या होंगे, वोट पड़ेंगे। आप बताओ इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हाँ नहीं, वोटिंग कर लेते, वोटिंग कर लेते। अब बताओ जीतेगा कौन? सर कुछ कर लो, आएगा तो मोदी ही है। खैर वो अलग बात है। वोट पड़ेंगे, एक तरफ वोट पड़े 50 और एक तरफ वोट पड़े 51, कौन जीत गया? समझ रहे हो ना, कंपनी का फॉर्मूला ये है। पर कंपनी में और आम जो अपनी भाषा है उसमें फर्क क्या है, कि यहां एक आदमी का क्या होता है, एक वोट, क्या आप एक वोट दिया? कंपनी में क्या होता है, एक शेयर का
एक वोट। अगर आपने एक शेयर खरीद रखा है तो आप एक वोट दे सकते हो। अगर आपके पास में 10 शेयर हैं तो आप कितने वोट दे सकते हो? तो जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर उसकी ही चलेगी। तो इसलिए अगर कोई कंपनी आधे से ज़्यादा शेयर खरीद ले तो चलेगी हमेशा किसकी? उसी की चलेगी। तो वो हो गई नियंत्रक और वो बाकी क्या हो गई? उसकी सहायक। समझ में आ रहा है? तो अब इसकी एक सहायक कंपनी है जिसका नाम क्या है? PQR लिमिटेड। और इसका एक शेयर किसने ले रखा है? जे ने। कितने रुपए वाला? 10 रुपए वाला। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ABC लिमिटेड जेके एंड कंपनी को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है या नहीं कर सकती? इसने ABC का एक भी शेयर नहीं ले रखा। इसने शेयर किसका ले रखा है? PQR का। मैं PQR की ऑडिट नहीं पूछ रहा, मैं पूछ किसकी रहा हूं? ABC की। बताओ। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, मेरे पास में ऑफिस में बहुत सारे क्लाइंट आते हैं। कहीं आते हैं लोन कराने वाले और कराने वाले, तो मैं क्या 50 लाख से कम की लोन की फाइल लेता ही नहीं। आते हैं क्लाइंट कि सर वो 20 लाख का फ्लैट खरीदने लोन करवा दो, सर वो 30 लाख का फ्लैट खरीदने लोन करवा दो। मैं लेता ही नहीं, क्योंकि मेहनत तो बराबर है और उसमें पैसे मिलते नहीं। तो साहब एक क्या है, हमारे यहाँ पे रसोईया आता है खाना वाना बनाने के लिए। कभी कभी फेस्टिवल होता है और होता है, हम उसको बुलाते रहते हैं। तो वो मेरी वाइफ के टच में रहता है। तो उसने कोई 8 लाख रुपए का भी JDA का प्लॉट खरीदा। बोले सर मेरा लोन करा दो। रिटर्न विटर्न कुछ लगाता नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह कुछ भरता नहीं। बोले सर मेरा लोन करा दो। मैंने कहा यार मैं इतनी छोटी फाइल नहीं लेता, मैंने मना कर दिया उसको। वो बेचारा मेरे सामने तो कुछ नहीं बोला। शाम को गया तो महाभारत तो रुकी थी। वो ये नोटंकी क्या है आपकी? बोला आपने वो भैया को मना क्यों कर दिया? तो मैंने कहा इतनी छोटी सी फाइल में मैं कहाँ दिमाग लगाऊंगा, मेरे पास नहीं है इतना टाइम। बोला नहीं ये काम कराना पड़ेगा। अब बताओ, है ना समस्या? ये भी झुक गया इसके चक्कर में है। तो अब ध्यान से सुनो, ये जो मैं सेक्शन बता रहा हूं आपको, मैंने इस सेक्शन में क्या कहा कि यदि कोई भी ऑडिटर खुद या उसका साझेदार या उसके रिश्तेदार, किसमें? किसी कंपनी में। यहां मैं चेंज कर रहा हूं, यहां इस क्लोज में आपको क्या देखना है कि यदि आप किसी कंपनी में, उसकी सब्सिडरी कंपनी में, उसकी होल्डिंग कंपनी में, उसकी एसोसिएट कंपनी में और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी में, ये डायलॉग याद रखना। CSH किसमें? कंपनी में, उस कंपनी की सहायक कंपनी में। सहायक कंपनी समझ गए ना? जिसके आप आधे से ज्यादा क्या करते हो? शेयर होल्ड कर लेते हो, वो हो गई सहायक। या फिर उसकी नियंत्रक कंपनी में। नियंत्रक समझ गए? जो किसी दूसरी कंपनी के शेयर होल्ड करे। या फिर उसकी एसोसिएट कंपनी में। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी क्या होती है जी? अब मान लो आप किसी कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हो। अगर उसके 10 करोड़ रुपए हैं तो आपने कितने लगा रखे हैं? 2 करोड़ से ज्यादा। लेकिन 50% से क्या है? कम है। तो आप होल्डिंग तो हुए नहीं, आप नियंत्रक तो हुए नहीं, क्योंकि नियंत्रक बनने के लिए जरूरी क्या है? आधे से ज्यादा। पर 20% भी कम थोड़ी होते हैं। तो ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे अपन? यानी कि 20% से कहां तक? 20% से 50% तक नहीं बोलूंगा, 50% से थोड़ा सा कम। 50% होते तो आप क्या हो जाओगे? नियंत्रक कंपनी हो जाओगे। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? तो उसको क्या कहते हैं? एसोसिएट। और एक है नियंत्रक की सहायक। नियंत्रक की सहायक कंपनी में। इसको मैं एक डायग्राम से बना के समझाता हूं। मान लो एक कंपनी है, कौन सी? A लिमिटेड। इसको होल्ड करती है कौन? B लिमिटेड। ये किसको होल्ड करती है? C लिमिटेड को। इसके साथ जुड़ा हुआ है कौन? एसोसिएट D लिमिटेड। समझ रहे हो? और एक इसकी एक और सब्सिडरी है, कौन सी? E लिमिटेड।
तो देखो ये तो हो गई कंपनी सी, बताओ एस क्या हुआ, ये हो गई इसकी सब्सिडरी, ये इसकी क्या हो गई होल्डिंग, ये इसकी क्या हो गई एसोसिएट, और ये क्या हो गई होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। समझ में आ रहा है? अब सुनो ध्यान से, अगर आपने इसमें से किसी भी कंपनी का शेयर ले लिया, किसी का भी, तो पूरे के पूरे ग्रुप के लिए क्या हो जाओगे आप, अयोग्य हो जाओगे। समझ में आ गया? किसका शेयर ले लिया आपने? मान लो जेके एंड कंपनी एक सीए फर्म है और इसमें कितने सी हैं, 3, जे के जी। इस जे ने शेयर ले रखा है किसका, ए लिमिटेड का। तो बताओ ये किसकी ऑडिट नहीं कर सकता, ना ए की, ना बी की, ना सी की, ना डी की, ना ई की। पूरे के पूरे ग्रुप के लिए क्या हो जाओगे, अयोग्य हो जाओगे। समझ में आ गया क्या? लेकिन ये जो आपकी है ना लैंग्वेज है, इस पे ध्यान देना कि आप इसको मन में आए जा मत टिका देना। मैंने आपको अब तक कितने क्लोज पढ़ा दिए, ए बी सी, उनमें कहीं बताया ऐसा? तो वहां नहीं लगाना। अगर आप इसके कर्मचारी हो तो आप इसकी ऑडिट नहीं कर सकते, इनकी ऑडिट कर सकते हो, खाली इसकी नहीं कर पाओगे। लेकिन जब शेयर खरीदने की बात आ रही है तो पूरे के पूरे ग्रुप की, क्योंकि यहां पे डायलॉग कौन सा याद रखना आपको, CS हेज, याद रह जाएगा। क्लियर है? तो अब मैं आपको वापस से लैंग्वेज रिपीट करता हूं। हाँ बिल्कुल, आप किसी में भी ले लो, इस पूरे ग्रुप में से किसी का भी शेयर ले लोगे ना, पूरे ग्रुप के लिए क्या हो गए, अयोग्य। चाहे होल्डिंग का ले लो, चाहे सब्सिडरी का ले लो, चाहे किसी का भी शेयर ले लो, पूरे ग्रुप के लिए क्या हो जाएंगे आप, अयोग्य हो जाएंगे। अब देखो लैंग्वेज क्या बनेगी, लैंग्वेज बनेगी कि यदि कोई भी ऑडिटर खुद या उसका साझेदार या उनके रिश्तेदार किसी कंपनी में या उसकी सहायक कंपनी में या उसकी नियंत्रक कंपनी में या उसकी एसोसिएट कंपनी में या ऐसी नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी में अंश धारण करते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। बोलो यहां तक समझ में आ गया? और रिश्तेदार के लिए कितने की लिमिट है, 1 लाख रुपए तक की लिमिट। यहां तक का सबके क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं? हाँ, चाहे खुद हो, चाहे साझेदार हो, चाहे रिश्तेदार हो। समझ में आ गया? सबके क्लियर है? आगे बढ़ूं? अच्छा, हाँ, आधे से ज्यादा जो होल्ड करे वो होल्डिंग नहीं। आप समझो, जैसे कोई कंपनी है, मैं हूं, मान लो मैं आपकी जो भी खर्चा है, आपके जो भी खर्चे लगते हैं उसको आधे से ज्यादा मैं देता हूं आपको, तो आप किसकी मेहरबानी पे जी रहे हो, मेरी। तो मैं कौन हो गया, होल्डिंग। मैं कुछ कहूंगा तो मानोगे नहीं मानोगे, तो मैं कौन हो गया, होल्डिंग। तो आप कौन हो गए, बस ये तो कह रहा हूं, जो होल्ड करे वो होल्डिंग और जिसको होल्ड करे वो सब्सिडरी। दो तो ऐसे ही बन गई। समझ में आ गया ना? लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं कि कोई आदमी होल्ड नहीं करता फिर भी प्रभाव रखता है। जैसे मेरे ससुर जी, एक बार ही तो पैसे दिए थे, RD थोड़ी कराई थी, FD कराई थी, हर महीने थोड़ी दे रहे हैं पैसे। पर बताओ वो कोई बात मुझे बोल दें तो मानूं कि नहीं मानूं? माननी पड़ेगी। प्रभाव तो रखते ही हैं, भले ही वो इतना प्रभाव नहीं रखते जितने मेरे पापा रखते हैं। आज मेरे पापा तो मेरे को क्या रखते हैं, कंट्रोल। आप सोचो मैं इतना बड़ा हो गया, मतलब बड़ा क्या हो गया, बूढ़ा हो गया बड़े तो आप हुए हो, मैं तो बूढ़ा हो गया। आज भी मैं नाइट का मूवी का शो नहीं देख सकता। लोग देखने जाते हैं 9 से 12 का। अभी तो जयपुर में तो 10-10, 11-11 बजे के भी शो चालू हैं। मेरे पापा ने नियम बना रखा है 9 बजे बाद में घर में नो एंट्री, आना ही नहीं है। मैं क्या पापा कई बार काम, अरे आग लगा दे काम को, नहीं चाहिए अपने को ऐसे काम। 9 बजे घर में घुस जाना चाहिए। दादागिरी है साहब, है तो है, बाप है भाई। तो वो मेरे को क्या करते हैं, कंट्रोल। और ससुर जी की लैंग्वेज वहां पे क्या होगी, देखो बेटा रात को 9 बजे तक पहुंच ही जाना चाहिए आपको। वो दादागिरी नहीं कर सकते ना, पर प्रभाव तो रखते हैं। तो एसोसिएट कंपनी क्या होती है, जो प्रभाव रखे,
क्योंकि 20% से ज़्यादा है। पर दादागिरी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 20% ही तो है, 80% तो हमारे पास है, और किसी के पास आधे से ज़्यादा है तो फिर तो वो जो बोलेंगे वो होगा। ये समझ में आ गया क्या पूरा? एक आखिरी टॉपिक इसी में ही, क्या ऐसी कोई कंपनी हो सकती है क्या जिसमें शेयर ही नहीं हो, अंश पूंजी ही नहीं हो? बताओ। बिना पूंजी की कंपनी बन सकती है? हाँ, बहुत है। आप बताओ, बिना पूंजी के व्यापार कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। किसने कह दिया पूंजी की से ही व्यापार होता है? मैं कर ही रहा हूँ आपके सामने। मैंने तो कुछ नहीं लगाया भैया। जब मैं गांव से आया था, एक छोटे से टेम्पू में आया था जिसके पीछे लिखा रहता था ना कि मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा, उस टेम्पू में आ गया था पूरा सड़ंगा। समझ रहे हो? तो कुछ जरूरी थोड़ी है कि आपको पैसा चाहिए, ज्ञान से भी व्यापार होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी में पूंजी हो ही। जैसे कोई धर्मार्थ उद्देश्य के लिए कंपनी बना ली कि हम लोगों का क्या करेंगे, भला करेंगे, तो पैसों की जरूरत नहीं है ना। तो एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी में अंश ही नहीं है तो क्या एक क्लोज लगेगा? बताओ, ये अयोग्यता आएगी कि नहीं आएगी? अगर कोई कंपनी में अंश ही नहीं है तो आप धारण कहां से करोगे? मेरी बात समझ गए ना? तो यहां पर अंश की जगह पर क्या शब्द यूज कर लेंगे अपन? हित। अंश की जगह पर क्या शब्द यूज करेंगे बताओ? हित। कि अगर किसी कंपनी में अंश नहीं है तो फिर वहां पे अंश ना देख के क्या देखना, कोई ना कोई, भैया आप उससे जुड़े हुए कैसे हो, कोई ना कोई आपका क्या होगा उसमें हित होगा। समझे कि नहीं समझे? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण जी को मानता हूँ और ऐसे ही परिक्रमा वगैरह करता रहता हूँ। तो मैं गोवर्धन जी की परिक्रमा जाता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं यहाँ पे अक्षय पात्र करके मंदिर है, देखा आपने जगतपुरा में, हरे रामा हरे कृष्णा वाले। तो वहाँ गया था, तो वहाँ बोर्ड सा लगा हुआ था कि भाई गोवर्धन परिक्रमा जा रहे हैं हम लोग। तो मैंने कहा लो चलो एक बार इनके साथ चलते हैं। मैं उनके साथ बस में चला गया। तो वो डफली डाफली बजा के और भजन करते हुए जाते हैं मस्त तरीके से। तो मैं साहब गया तो अपने क्या है, या तो कोई काम करते नहीं करते तो फिर उसको छोड़ते नहीं। तो वहाँ में रम गया उनके साथ और डांस वांस करना और सारे चालू हो गए हमारे। तो वो सब देखे यार ये पोटेंशियल कस्टमर है अपना। हाँ, उन्होंने मेरे को लपेटना क्या किया, शुरू किया कि आप वैष्णव बन जाओ। मैं कहा ये क्या होता है? बोले सुबह सुबह उठते ही पहले 4 माला करा करो, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा की 4 माला। फिर 4 से वो लेके आएंगे 8 पे, फिर 8 से लेके आएंगे 16 पे। फिर वो आपके कपड़े चेंज करवाएंगे, आपको सफ़ेद कपड़े पहनवाएंगे। सफ़ेद कपड़े वो लोग पहनते हैं जो अपनी बीबी को भी नहीं छोड़ना चाहते और श्री कृष्ण की भी भक्ति करना चाहते हैं। और फिर वो धीरे धीरे आपको मोल्ड करके गेरुआ पे ले आएंगे, योगीनाथ बना देंगे कि मोह माया छोड़ो, जीवन का असली उद्देश्य श्री कृष्ण है, ऐसा बना देंगे। तो मैं साहब वाइट कपड़े तक तो पहुंच गया था, मंगवा लिया मैंने धोती कुर्ते वहां जाके और ये सब। और वो सब जो थे सब मेरे घर पे भी आने लग गए, पंडे आने लग गए और खातिरदारी होने लग गई। मेरी वाइफ घबरा गई कि अब तो लास्ट स्टेज बची। बोले ये आदमी बदमाश है जैसा भी है, पर है तो मेरा, बाद में तो रहेगा ही नहीं। तो उसने मेरे को कसम दिला दी कि बोले आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है जितनी करो, पर ये हरे राम हरे कृष्णा मत जाओ। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं साहब। अब बताओ मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाई आपको? क्योंकि देखो वहां पे मैंने कोई पैसा नहीं लगाया, पैसा मैंने कुछ नहीं लगाया, लेकिन मेरा उसमें क्या इन्वॉल्व हो गया, हित। मैं जुड़ गया उनके साथ। तो जुड़ गए तो स्वतंत्रता क्या हुई, बाधित। हाँ हाँ, लो MNIT कर लो आप और उनके हॉस्टल में रह लो। और आपके घर वाले अगर नहीं भूल जाए आपको, मेरी गारंटी है, MNIT कॉलेज में आप एडमिशन ले लो यहाँ पे और उनके हॉस्टल में चले जाओ, घर वाले आपको खो देंगे, गारंटी है मेरी। जितने भी हैं सारे इंजीनियर हैं वहाँ पे, सब इंग्लिश में फराटेदार बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, एक वो है पूरा स्कैम है ये जबरदस्त, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। अब हाँ, इस्कॉन वाले। अब बात ये है कि साहब वो लोग जो चला रहे हैं ना, उसमें जरूरी नहीं कि पैसों का खेल हो, कई लोग उसमें ऐसे भी जुड़ जाते हैं। तो अगर कहीं पे शेयर नहीं है तो फिर क्या देखेंगे आप, हित। बोलो धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य डी समझ में आ गया क्या? पहला क्लोज समझ में आ गया। अब मैं आपको इसका दूसरा क्लोज लेके चल रहा हूं। दूसरा क्लोज देखो क्या कहता है, धारा 141 की उपधारा 3 के वाक्य डी का सब क्लोज सेकंड।
अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी ऑडिटर या तो खुद या उसका साझेदार, या तो ऑडिटर खुद या उसका साझेदार या उनके रिश्तेदार, ऑडिटर खुद या उनका साझेदार या उनके रिश्तेदार। अब क्या कारनामा कर दिया जी, तो ये सेकंड क्लॉज कहता है कि यदि ऑडिटर खुद, साझेदार या उनके रिश्तेदार किसी, एक डायलॉग लिख दूं, समझ गए क्या, क्या समझे, किसी कंपनी में या उसकी सहायक कंपनी में या उसकी नियंत्रक कंपनी में या उसकी एसोसिएट कंपनी में या ऐसे नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी में के 5 लाख रुपये से, 5 लाख रुपये से अधिक के क्या हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। 5 लाख रुपए से अधिक के ऋणी हो जाते हैं, तो फिर आप ऑडिट नहीं कर सकते। क्या समझे बेटा, बताओ, समझ में आ रहा है? 5 लाख का किसने ले लिया लोन? कंपनी ने नहीं लिया, कंपनी ने तो दिया है, कंपनी ऋणी थोड़ी है, मैं ऋणी हुआ हूं। किसने लिया लोन? ऑडिटर ने खुद ने या उसके साझेदार ने या उनके किसी रिश्तेदार ने। रिश्तेदार का मतलब वही है जो आपने पढ़ा। अगर आप ऋणी हो गए कितने के, 5 लाख से अधिक, 5 लाख तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख तक आप ऋणी हो जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। समझ गए क्या, क्लियर है? अच्छा, रिश्तेदार की कोई लिमिट अलग से, कोई अलग से लिमिट नहीं है। वो तो किस में पढ़ी थी आपने, शेयर्स में। यहां पर चाहे ऑडिटर खुद हो, चाहे उसका पार्टनर हो, चाहे उनके क्या हो, रिश्तेदार हो, सबके लिए लिमिट कितनी है, 5 लाख तक की। मान लीजिए अगर मैं किसी कंपनी का 10,000 रुपये का ऋणी हूं, तो बताओ, अगर मैं 10,000 रुपये का ऋणी हूं तो मैं ऑडिट कर सकता हूं। कहां तक दिक्कत नहीं है? यहां ऋणी का मतलब क्या है? ऋणी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडेप्टेड। आप इंडेप्टेड हो गए, कर्जदार हो गए। ऋणी का मतलब क्या है बताओ? चलो एक सिंपल मतलब तो मैं बता देता हूं आपको, क्या? ऋण लेना। अगर आप लोन ले लेते हो, क्या लोन मिल जाते या नहीं मिलते? देखो क्या हमारी जान पहचान हो जाती है। ये लोग जो कंपनियां सब पैसे वाली होती हैं, क्योंकि तो बिजनेस कर रहे हैं ना बड़े बड़े। भाई देखो क्या है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, दीपावली आई थी, तो दीपावली पे मैंने एक मैसेज ड्रॉ किया और मेरे क्लाइंट्स को भेजा कि भगवान करे तुम्हारे यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़े, भगवान करे तुम्हारे यहाँ जीएसटी वाले रेट मारे। ऐसे मैंने उनको बेस्ट विशेष दी। तो एक दो क्लाइंट का बोला, यार सीए साहब क्या चाहते हो यार, आप हमारे शुभचिंतक हो कि हमारी बुराई कर रहे हो? आप कह रहे हो कि इनकम टैक्स की रेट पड़े। मैं कहा सर यही तो दुआ है, आपके यहाँ पड़ी इनकम टैक्स की रेट, आके भी क्या कर लेंगे बेचारे। इनकम टैक्स की रेट पड़ती किसके है? माल हो जिसके पास, और जहाँ माल होता है वहाँ सीए होता है। गरीब लोग थोड़ी आते हैं हमारे पास में। हमारे पास कौन आएंगे? बड़ी बड़ी कंपनियां पैसों वाली, वहाँ लाइसेंसिंग हो जाती है, व्यवहार हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ साहब थोड़े पैसों की ज़रूरत है, दे दो, मना वो करते नहीं है। तो अगर हमने लोन ले लिया ना, तो हमारे को कंपनी एक्ट कहता है भैया फिर तुम्हारी आवाज़ क्या हो जाएगी, दब जाएगी। देखो किसी से अगर आप कर्जा ले लेते हो तो आप उसके सामने बोल नहीं पाते, तो स्वतंत्रता क्या हो जाती है आपकी, खत्म हो जाती है। इसलिए आपको मना कर दिया भाई ऋण मत लो, आपको अपने क्लाइंट से लोन नहीं लेना। और अगर लोन ले लेते हो तो आप उसकी क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। देने में दिक्कत नहीं है, देने में तो एहसान करा है अगले के ऊपर। हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मेरी आवाज़ ऊंची है। आप देखो मेरी आवाज़ नीची कब होती है? हाँ 5 लाख से कम में कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख तक अलाउड है। कंपनी एक्ट 1956 में ये 1000 रुपये थी,
अगर आप कोई मार्केट की बुक लेके आएंगे तो वहाँ पे लिमिट कितनी लिखी हुई मिलेगी आपको? 1000 रुपये, जिसको बढ़ा के कितना कर दिया? क्योंकि 1000 रुपये के तो आजकल बच्चे चॉकलेट खा जाते हैं, और तुम कह रहे हो तुम्हारी स्वतंत्रता बाधित हो रही है, तो 5 लाख तक की लिमिट कर दी कि कोई बात नहीं। बोलो समझ में आ गया? ऋणी में एक और कहानी सुनो अब आप, ऋणी का मतलब क्या है। देखो मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुई। यहाँ टोंक रोड पे आपने प्रताप संस देखा है? देखा है क्या? हाँ, वो नगर निगम के पास है, वो मेरा क्लाइंट है, उसकी ऑडिट मेरे पास है। तो जब मेरे पास ऑडिट आई तो हम लोग आपस में विजिटिंग कार्ड लेन देन करते हैं, भाई ये मेरा कार्ड है, आपका कार्ड ले लिया। मेरा कार्ड मैंने पर्स में रखा, मैं घर पहुंचा, घर पे देवी जी पर्स तो मारती हैं, पर्स में देखो अरे प्रताप संस का विजिटिंग कार्ड। अब सीए की बीबी इतना तो समझ जाती है कि विजिटिंग कार्ड आ गया इसका मतलब ऑडिट आ गई, इसका मतलब इनके पास में ऑडिट आ गई। तो वो पहुंच गई सीधी कहाँ पे? प्रताप संस। और जाके बोलते भैया साड़ियाँ बताओ। बोले बहन जी क्या रेंज की बताएं? बोला आपकी औकात क्या है? बोले बहन जी हमारे यहाँ तो 3-3 लाख तक की साड़ी है। बोला उससे कम की दिखाना मत। तो साहब उसने 3 साड़ी पसंद कर ली, 3 लाख की 3 साड़ियाँ पसंद कर ली। कितने रुपए की हो गई? 9 लाख की। तो जब बात आई किसकी? पेमेंट की, तो उसने मेरा विजिटिंग कार्ड किसका दिया, क्योंकि वाइफ को अच्छे से मालूम है कि जहाँ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं काम करते वहाँ विजिटिंग कार्ड काम कर जाता है। तो वो विजिटिंग कार्ड आगे किसका दिया? प्रताप संस वाले ने विजिटिंग कार्ड देखी, बोले ये तो हमारे सीए साहब हैं। बोला आपकी साहब मैं हूँ? बोला अरे भाभी जी आपने पहले नहीं बताया, गलती हो गई हमसे, आप बताओ क्या लेंगे, ठंडा गर्म? बोले वो सब मंगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेमेंट के लिए कुछ बोल रहे थे? भाभी जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है कि हम जितने भी जान पहचान वाले हैं सबको 2 महीने की क्या करते हैं, उधार देते हैं। आप तो साड़ी ले जाओ, पैसा आ जाएगा। कहाँ जाएगा पैसा? ले जाओ। क्या लेके आई? अरे मेरी ऑडिट ले आई, मुझे क्या बना के आ गई? ऋणी। माल उधार खरीदना भी किस कैटेगरी में आता है? ऋणी की कैटेगरी में आता है। माल उधार खरीदना भी किसकी कैटेगरी में आएगा बताओ? और भले ही कंपनी सबको उधार दे रही होगी, हम नहीं ले सकते। अगर हमने माल उधार खरीद लिया तो हम क्या हो गए? ऋणी हो गए। ऐसा नहीं कि रुपये लेना ही ऋणी है, माल उधार खरीदना भी क्या होता है बताओ? ऋणी होता है। समझ में आ रहा है क्या? कोई जरूरी थोड़ी है, लॉस भी हो सकता है। हाँ देखो शेयर में मैं अयोग्य क्यों था? क्योंकि शेयर लिया, मैं प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मैं उस कंपनी का क्या बन गया? सदस्य। यहाँ क्या होता है, जब आप किसी से ऋण लेते हो, आप लेके देखो एक बार किसी से, तो आप उसके सामने आवाज़ क्या कर लोगे? नीचे कर लो, क्योंकि अगले ने एहसान कर दिया आपके ऊपर। और जब एहसान किसी का ले लेते हो तो स्वतंत्रता क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है। बोलो समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो मैं इतने किस्से सुनाता रहता हूँ तो मेरे साथ भी स्वतंत्रता बाधित होती है। मैं आप लोगों से बहुत डरता हूँ, बच्चों से, कि ये कहीं मेरे को मिल ना जाए। क्यों? मेरे साथ 2-4 बार हो गया। एक बार मैं मूवी देखने गया था, ये आई थी ना RRR, हाँ, तो वो मूवी देखने गया मैं, मेरी वाइफ को भी ले गया साथ में, और वहाँ पे एक मेरा स्टूडेंट मिल गया। और देखो नालायक क्या पूछता है, सर यही है क्या मैडम? यार तो चाहता क्या था? मेरी आवाज़ ही तब गई, आवाज़ ही नीचे हो गई, और उस बच्चे को मौका मिल गया। मैंने कहा आज नहीं छोड़ूंगा इस आदमी को। ये गुलामी की बात है साहब। आप ऋण ले लेते हो तो माल उधार खरीद लेते हो तो आपकी आवाज़ क्या हो जाती है? नीचे हो जाती है। समझ में आ गया? अच्छा एक और कहानी सुनो। मेरे क्लाइंट की मैंने ऑडिट स्टार्ट करी, मेरी फीस तय हुई थी 10 लाख रुपए कि मैं ऑडिट की कितनी फीस लूँगा? 10 लाख रुपए लूँगा। क्लाइंट ने कहा ठीक है साहब ऑडिट शुरू करो। ऑडिट हमने शुरू कर दी। पारिवारिक कुछ आवश्यकताएं आ गई कि मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो मैं क्लाइंट के पास गया, मैं कहा सर देखो ऑडिट तो चल ही रही है, ऑडिट कर ही देंगे थोड़े दिनों में, फिर आपको 10 लाख रुपए मुझे देने ही है, तो एक काम करो मुझे एडवांस दे दो। कर्जा नहीं ले रहा हूँ, मेरी फीस क्या लेनी है, मुझे एडवांस दे दो। आप मेरे लिए ये काम करो सर कि मेरी फीस क्या करो, मुझे
एडवांस दे दो। तो उन्होंने कहा सर ले जाओ, हमें तो कल देनी है, आज ले जाओ। मैंने उससे क्या कर लिया बताओ, 10 लाख रुपए एडवांस ले लिए। क्या मैं ऋणी हो गया? अब आपका क्वेश्चन है कि सर वो तो चुकाना पड़ता है ना ऋण। तो मैं कह रहा हूं चुकाना नहीं है मुझे, मेरी फीस है। ये भी ऋणी की कैटेगरी में आएगा। यानी कि एक चार्टेड अकाउंटेंट अग्रिम फीस भी नहीं ले सकता, ध्यान रखना। हम लोग एडवांस में फीस भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट हमको ये कहता है कि आप प्रोफेशनल हो, पैसों के लिए क्यों काम कर रहे हो। पेशेवर व्यक्ति पैसों के लिए काम नहीं करते, समाज की सेवा के लिए काम करते हैं। और ये फैक्ट है। हमें हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, मैं तो सीए फाइनल में ऑडिट पढ़ाता हूँ, तो वहाँ एक चैप्टर आता है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से। पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पढ़ाना पड़ता है मुझे, और उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, शेड्यूल्स हैं। तो अगर वो पढ़ लो ना आप, तो कहो मेरे को सीए नहीं करनी। इतने नियम बने हुए हमारे कि सब आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं करोगे। समाज का भला करना है। जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं सबका थीम यही होता है, भाई पैसा कमाना है। तो बताओ पैसा किस में है? सबसे ज़्यादा पैसा किस में आज की डेट में? बिजनेस में है। अब बताओ, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ाई की देवी कौन? सरस्वती देवी। और धन की देवी कौन? आप कामना किसकी कर रहे हो? लक्ष्मी माता की। और पूजा किसकी कर रहे हो? सरस्वती माता की। और दो देवियों में कभी बढ़ती है नहीं। तो पढ़े लिखे लोगों के पास पैसा नहीं होता, व्यापारियों के पास पैसा होता है। तो इंस्टीट्यूट ने कहा तुम पैसा क्यों ले रहे हो? अगर मैंने फीस भी एडवांस ले ली ना, तो मुझे क्या माना जाएगा? ऋणी। इन्होंने कहा कि एक ऑडिटर अपनी फीस केवल किस आधार पर वसूल सकता है? प्रगतिशील आधार पर। प्रगतिशील आधार पर वसूल सकता है। प्रगतिशील आधार जानते हो? प्रगतिशील आधार जानते हो कि नहीं जानते बताओ? प्रोग्रेसिव बेसिस, जितना काम उतना दाम। ये हो सकता है कि आपने मान लो 40% ऑडिट कर दी, तो आप 4 लाख रुपए ले आओ, वो तो अलाउड है, वो एडवांस नहीं माना जाएगा। समझ गए? जितना काम उतना दाम ले सकते हो, लेकिन अगर एडवांस ले लिया तो वो क्या माना जाएगा? ऋणी माना जाएगा। ये क्लॉज भी समझ में आ गया क्या? क्लियर है? और अब इसका आखिरी क्लॉज, सेक्शन 141 की सब सेक्शन 3 का क्लॉज डी का सब क्लॉज 3। वही लैंग्वेज है आगे फिर से। यदि किसी भी ऑडिटर ने खुद ने या उसके साझेदार ने, किसी भी ऑडिटर ने खुद ने या उसके साझेदार ने या उनके रिश्तेदार ने, सब अब क्या कबाड़ा कर दिया कि ऑडिटर खुद या उसका साझेदार या उनके रिश्तेदार क्या काम कर देते हैं? कंपनी को तृतीय पक्षकार के लिए एक लाख से अधिक की गारंटी देते हैं। 1 लाख से अधिक की क्या देते हो? तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। किसको देते हो गारंटी? वही अपना डायलॉग। समझ में आ गया? बताओ कौन दे रहा है गारंटी? या तो सीए खुद, या उसका साझेदार, या उनके रिश्तेदार। देखो रिश्तेदार गारंटी देंगे, आप अयोग्य होंगे। किसको दे रहे हो गारंटी? सीएसएच को। किसके लिए दे रहे हो? किसी के लिए भी। समझ में आ गया? बेटा क्या फर्क है इसमें, थर्ड में और इसमें क्या फर्क है? ऋणी में और गारंटी में क्या फर्क है? नहीं, बात तिरते बिरते की नहीं है। फर्क क्या है? यहां ऋणी हो गए आप, तो ये हो गया डायरेक्ट इंडेप्टनेस, प्रत्यक्ष तौर पे आप क्या हो गए? ऋणी। यहां देखो आपको पैसा चुकाना पड़ेगा क्या? ये बताओ। पढ़ भी सकता है और नहीं भी, इनडायरेक्ट हो गया। गारंटी का मतलब जानते हो नहीं जानते? पहले तो बताओ। नहीं जानते? चलो किस्सा सुनाता हूँ। मेरी वाइफ क्या लेके आई थी? साड़ी। कहाँ से? प्रतापगढ़ से। लड़कियों से पूछते हैं इन लड़कियों की आदत क्या होती है। कोई भी नई चीज़ लेके आती हैं, खासकर शादीशुदा, तो ये क्या करती हैं?
पड़ोसन को दिखाती हैं। तुम्हारे पड़ोस में भाभी जी घर पर थी, मेरी वाइफ साड़ियाँ लेके गई, उसको दिखाया तो उस पड़ोसन को बहुत पसंद आई। बोला अरे वाह भाभी जी, ये तो बहुत बढ़िया साड़ियाँ हैं, कहाँ से लाए? बोला प्रताप सन से। बोले कितने में? पैसे नहीं लगते। बोले क्या बात कर रहे हो? बोला एक कार्ड देना पड़ता है, फिर पैसे नहीं लगते। बोले कौन सा कार्ड? बोले मेरे हस्बैंड का विजिटिंग कार्ड है। बोले एक दो कार्ड मेरे को भी दो। तो उसने मेरे एक दो कार्ड पड़ोसन को दे दिए। पड़ोसन पहुंच गई कहाँ पर? प्रताप सन। उसने 3 लाख रुपए की एक साड़ी पसंद कर ली। अब बात आई किसकी? पेमेंट की। पड़ोसन ने कार्ड पकड़ाया कि लो भाई साहब, पेमेंट का तो ये कार्ड चलता है आपके यहाँ पे। बोले अरे अब आप कौन हैं? तो पहले वाला तो समझ में आ रहा था मामला, अब आप कौन? बोला मैं इनकी पड़ोसन हूँ। ये हमारी कोई गारंटी थोड़ी है, सबको थोड़ी उधार देते हम लोग। तो मेरी पड़ोसन ने फोन मिला दिया। किसको? यार तुम मरवाए। अरे मुझे क्यों मिलवाएगी पड़ोसन फोन? पड़ोसन ने फोन मिला दिया किसको? मेरी बीवी को, कि भाभी जी आप तो बोल रहे थे कि यहाँ कार्ड देना पड़ता है, तो मना हो रहा है। 1 मिनट रुको आप, मेरी वाइफ का फोन आया मेरे पास। मैंने इधर से हेलो बोला, उधर से आवाज़ आई क्या नौटंकी हो रही है ये? मैं क्या हो गया जी? बोले वो भाभी जी प्रताप संस की, उनको उधार नहीं मिल रही, आप उधार दिलाओ। रुको रुको, मैंने प्रताप संस वाले को फ़ोन किया। अरे मैंने कहा भाई साहब मेरे जान पहचान वाले, आप दे दो। बोले सी साहब पैसा? अगर ये नहीं दे तो मैं दूंगा। इसको क्या कहते हैं? गारंटी। गारंटी देने वाले का दायित्व कब आता है? प्राथमिक की द्वितीय? गारंटी वाले का दायित्व कैसा होता है बताओ? द्वितीय। क्योंकि अगर सामने वाला अपना पैसा चुका देगा तो मुझे तो चुकाना पड़ेगा ही नहीं। तो बताओ एक तरह से मैं ऋणी हो गया कि नहीं हुआ? डायरेक्टली नहीं आओगे, इनडायरेक्टली हो गया। तो उसको कहते हैं गारंटी। पर वहां पे लिमिट थी 5 लाख की, यहाँ लिमिट है कितनी? बोलो समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो ये आज आपका एक और क्लोज क्या हो गया? कंप्लीट। कौन सा? धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य डी। 3 चीजें थी, एक बार रिपीट कर देता हूं। शेयर नहीं ले सकते, रिश्तेदार 1 लाख तक के शेयर ले सकते हैं, ऋण नहीं ले सकते, 5 लाख तक के ले सकते हो, गारंटी नहीं दे सकते, 1 लाख तक की दे सकते हो। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट योग्यता अपन कल करेंगे कौन से सेक्शन में? सेक्शन 141 की सबसेक्शन 3 का क्लॉज ई। क्लियर है बच्चों? पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर इसका एक क्या लेंगे? मॉक टेस्ट। क्लियर है? क्या वो सब सेट कर देते हैं।